हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। और इसके पीछे आने का कारण है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसने स्वशासन की मांग रखी गई थी, वो कारण। और दूसरा लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संयुक्त अधिवेशन था, उसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के से कुछ अपेक्षाएं रखी गई। और दूसरा होम रूल लीग, जो होम रूल लीग आंदोलन है, जिससे कि भारत में होम रूल लीग ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की। और इसका जो अहम कारण है वो है भारतीयों का एक ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग रखना। और दूसरा, इसमें आयोग ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, मेसोपोटामिया आयोग रिपोर्ट, जिसे मेसोपोटामिया आयोग रिपोर्ट कहते हैं। और उसमें ये कहा गया है कि जो भारत में ब्रिटेन की जो सरकार है, वो अंग्रेज सरकार जो है भारत में अच्छे रूप से सुचारू या संचालित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस भारत सरकार अधिनियम में जो बातें निकल के आती हैं, उसमें से एक है उत्तरदायी शासन। यानी कि जो मॉन्टेग्यू भारत सचिव हैं, वो 20 अगस्त 1917 को ये कहते हैं कि भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार की हम स्थापना करेंगे। यानी कि जो भारत के लोगों द्वारा स्वशासन होगा और उसकी स्थापना भारत की सरकार बनेगी, भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई। और वो जो है उत्तरदायी होगी, उत्तरदायी शासन। यानी कि जो उसका शासन उत्तरदायी होगा, वो होगा ब्रिटेन की सरकार के प्रति। तो वो 20 अगस्त 1917 को ये बात ब्रिटेन में रखते हैं। और वो इसके बाद 1918 में जो है शिमला में चेम्सफोर्ड जो वायसराय हैं भारत के, उनसे मिलते हैं और भारतीय नेताओं से मिलते हैं, जैसे कि गांधी जी से और जवाहरलाल नेहरू से। तो शिमला में मिल करके वो जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं दो लोग, एक तो भारत सचिव जो कि मॉन्टेग्यू हैं, और भारत के जो वायसराय यानी कि चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है वही भारत सरकार अधिनियम 1919 है। तो उसका जो पहला है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और दूसरा, इसमें यह भी भारतीयों ने कहा है कि जो भारत सचिव है उसका वेतन हम भारतीय राजस्व से क्यों दें, उसका वेतन आप ही दें। तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है इसका कारण देती है कि जो भारत सचिव है उसका कार्य ही भारत के लिए, यानी कि वो भारत की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, और दूसरा एक एम्बेसी के रूप में, एम्बेसडर के रूप में काम करता है। तो उसका जो वेतन है इसीलिए भारतीय राजस्व से दिया जाता है। लेकिन जब भारतीय इस बात से सहमत है, तो ब्रिटेन में एक पद भारत सचिव का है पहले से ही 1858 से ही। और दूसरा एक पद और गठित कर दिया जाता है, उसे कहते हैं कमिश्नर का। वो जो पद है वो कमिश्नर का, एक भारतीय कमिश्नर का, इंडियन कमिश्नर का जो पद है उसका सृजन कर दिया जाता है। तो उसे उस पद का नाम दिया जाता है हाई कमिश्नर। तो 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता। अब ब्रिटिश राजस्व से प्रावधान किया गया, यानी कि अब भारत जो सचिव का खर्च है अब वो ब्रिटिश राजस्व ही उसका प्रावधान किया गया, दिया जाने लगा। और भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। जो भारत परिषद है 1858 में, आप मेरा पिछला वीडियो देखा 1858 का और 1909 का, तो इससे काफ़ी बातें समझ में आएंगी। तो भारत परिषद है जो जिसमें पहले 1858 में 15 सदस्य हैं। अब जो है भारत परिषद ब्रिटेन में एक परिषद है जो किसकी मदद करती है, भारत सचिव की करती थी। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, उसका नाम भारत परिषद रखा गया था। 1858 में 15 सदस्य थे। अब यहाँ आकर के 1919 में कह दिया गया कि न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 होंगे। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो उन्होंने क्या किया कि भारत सचिव को जो पद, भारत सचिव का कार्यभार अलग कर दिया गया, क्योंकि भारतीयों ने कहा ये तो भारत जो सचिव है वो एक ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री है। तो उन्होंने एक नया पद बना दिया हाई कमिश्नर का, और इसे जो है ब्रिटेन और भारत की एजेंसी के रूप में अब ये हाई कमिश्नर को कार्यभार सौंप दिया गया। तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई। वो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो जो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो ब्रिटेन में एक कमीशन बनाया गया था और उस कमीशन को नाम दिया ली कमीशन। तो ली कमीशन की सिफारिश पर ही
लोक सेवा आयोग, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में। वो किस एक्ट के, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये किस एक्ट के तहत गठित हुआ, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई इसी के तहत। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। पहले क्या था कि सिर्फ मुसलमानों को ही अधिकार था निर्वाचन का सांप्रदायिक आधार पर, अब इसमें सिखों को, यूरोपियों को और आंग्ल इंडियनों को भी शामिल कर लिया गया। और इसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित हुई। तो केंद्र में अब 2 सदन हो गए। एक तो केंद्र के 2 सदन हो गए, यानी केंद्रीय विधान परिषद है, उसके 2 सदन हो गए, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, और विधानसभा, इनकी लेजिस्लेटिव स्टेट। तो केंद्रीय 2 सदन हो गए, इनकी विधान परिषद और राज्यसभा। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो प्रांतों में भी जो है द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब है ट्रांसफर। प्रांतों में क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट थे उनमें पहले क्या था कि किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर कौन से मतलब क्या, तो केंद्र सरकार जो है उस पर नियम बनाएगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर, या फिर जो है प्रांतीय विधायिका उस पर नियम बनाए कि सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाए। तो उसमें सब्जेक्टों को बांट लिया गया। तो सेंट्रल सब्जेक्ट में आ गए करेंसी, फॉरेन, पॉलिटिकल रिलेशंस, डिफेंस। तो ये सेंट्रल सब्जेक्ट के हो गए। सेंट्रल सब्जेक्ट में आ गए करेंसी, फॉरेन, पॉलिटिकल रिलेशंस और डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। और यहाँ और जो प्रांतीय सब्जेक्ट में चले गए, तो प्रांतीय सब्जेक्टों को भी 2 भागों में बांट दिया गया और उनको अलग अलग, उनकी जो है उन पर शासन करने के लिए अलग अलग तरीके से पदाधिकारी, जिस कह सकते हैं कि ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है, हस्तांतरित विषय है, उनको जो है गवर्नर देखेगा और भारतीय मंत्री देखेंगे, भारतीय मिनिस्टर। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखी गई एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्वायत्त संस्था। और इसके बाद रिजर्व सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट पर जो शासन करते थे वो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि जो गवर्नर है और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद। एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर देखेगा। और ये तो रिजर्व सब्जेक्ट थे। और रिजर्व सब्जेक्ट को कहते हैं हम सुरक्षित विषय। तो इसमें रखा गया रेवेन्यू, पुलिस, फाइनेंस, जस्टिस। और ये जो है उत्तरदायित्वहीन थे, इनके ये इनका मतलब जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबल हो सेंट्रल लेजिस्लेचर के प्रति। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें क्या था कि भारतीय मंत्री थे और इनको बना दिया गया उत्तरदायित्व किसके प्रति, इनका उत्तरदायित्व होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर के प्रति और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति। तो कहने का मतलब प्रांतों में भी द्वैध शासन की स्थापना हुई, यानी प्रांतों में जो सब्जेक्ट है उसको 2 लोग शासन करने लगे, उस पर 2 लोग शासित हुए। एक तो गवर्नर ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री, जिसको ट्रांसफर सब्जेक्ट दे दिया गया, और दूसरा रेवेन्यू सब्जेक्ट जो, और इसको शासित किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर से। इसके बाद देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना के बाद केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। हमने आपको बताया कि केंद्रीय विषय में आ गया करेंसी, फॉरेन पॉलिसी, रिलेशन, और प्रांतीय विषय में ये। इसके बाद प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांटा गया, ये बता दिया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। और सुरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। और हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन और शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये तो जो है ओवरऑल बदलाव हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसके बाद सेंट्रल जो एक बासरा है उसकी कार्यकारी में क्या परिवर्तन हुए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बासराय में, उसके प्रबंधन में। तो बासराय में 1909 में का मेरा 1909 भारत सरकार अधिनियम वीडियो जरूर एक बार देखेगा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मदद करेंगी। तो यहाँ पे उसके 6 बासराय के 6 कार्यकारी परिषद, उसकी बासराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे। और 6 में थे होम के, एक मिलिट्री के, एक लॉ के, एक रेवेन्यू के, एक फाइनेंस के, एक पब्लिक वर्क्स के। तो उसमें यह हुआ कि 1909 में सिर्फ एक भारतीय को चुना जाता था। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बासराय के कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय थे। यहाँ पे 3 भारतीयों को चुना जाने लगा। इसी में से इनकी 6 में से 3 जो है भारतीय जरूर होंगे। और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, इनकी जो विधानसभा है और राज्य परिषद है, तो विधानसभा में ये लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन की सरकार के समक्ष ये रखा कि इसमें जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में कम से कम जो है
150 जो है रखा जाए भारतीयों को, मतलब पूरे से उसमें ओवरऑल 150 लोगों को रखा जाए, लेकिन उन्होंने इसको बढ़ा करके 205 रख दिए। तो 205 में क्या हुआ कि जो विधानसभा है, विधानसभा में 145 लोग रखे और उसमें भी इलेक्टेड कितने रखे 104 और नॉमिनेटेड रखे 41। तो 145 और इसमें क्या हुआ कि 145 लेजिस्लेटिव असेंबली में रखे गए। और ये कहा गया था लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि जो विधान सभा है उसके जो सदस्य उनके जो पद का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा करके 5 साल किया जाए, लेकिन उन्होंने जो है इसको 3 साल ही रखा। और जो राज्य परिषद है उस राज्य परिषद के सदस्यों को जो कार्यकाल है उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया। उसमें इनकी संख्या 60 थी और यहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 में 104 इलेक्टेड होते थे। तो जो 104 इलेक्टेड होते थे वो जो है छह जगहों से मिनिमम जो है 7 जगहों से इलेक्टेड होते थे। 104 लोग 7 जगहों से इलेक्टेड होते थे। उनमें से जो 52 होते थे वो जनरल से सामान्य से आते थे चुन करके, जनरल सीटों से। 30 जो है हमने आपको बताया ये कि जो क्या यहाँ पर क्या हुआ कि निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों में कर दिया गया, यानी कि पहले मुस्लिमों को ही था। तो 52 जनरल से चुनकर आते थे, 30 मुस्लिमों से चुनकर आने लगे और जो 9 है वो यूरोपियनों से चुनकर आने लगे और 7 मेंबर हैं वो इंडियन कॉमर्स से जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे से चुनकर आने लगे और 4 जो है जो लैंड भूमि मालिक थे, बड़े व्यापारी लोग थे और 2 सिखों से चुनकर आने लगे। टोटल 104 हो गए। और यहाँ नॉमिनेटेड 41 थे। नॉमिनेटेड में भी नॉन ऑफिशियल थे और ऑफिशियल थे। ऑफिशियल में भी आप 1909 वाली जो वीडियो देख लेना तो उसमें पता चल जाएगा कि ऑफिशियल कौन लोग थे, यानी कि जो सरकारी पदों पर रहते थे या रिटायर हो चुके थे। और इसके बाद जो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस है। काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस में 27 नॉमिनेटेड थे और 33 इलेक्टेड थे, यानी कि जो राज्य सभा है, राज्य परिषद है, राज्य परिषद में 27 नॉमिनेटेड थे और 33 इलेक्टेड थे। जो 33 इलेक्टेड थे उनमें से जो 15 वो जनरल सीट से थे, 11 मुस्लिम से थे और 3 जो लोग यूरोप से थे। 3 यूरोप से होने के बाद और 3 जो है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की जो है चैम्बर्स से, कॉमर्स से आते थे और एक जो आता था वो सिख समुदाय से आता था। इसके बाद इनमें भी नॉमिनेटेड में 17 ऑफिशियल रहते थे, 10 नॉन ऑफिशियल। यहाँ पर भी जो है नॉमिनेटेड में 26 ऑफिशियल, 15 नॉन ऑफिशियल। तो ये तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में परिवर्तन हुआ। इसके बाद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो परिवर्तन हुआ वो पहले 7 थे, बढ़ करके 2 और बढ़ गई, 9 हो गई। इनमें से बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, पंजाब है, यूनाइटेड प्रोविंस है, आसाम है और बर्मा है। और इसको बढ़ाया गया तो एक तो बढ़ाया गया बिहार एंड उड़ीसा को और सेंट्रल प्रोविंस को यानी मध्य प्रदेश को। और इसमें क्या हुआ कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं और नॉमिनेटेड है तो इलेक्टेड मेंबरों में से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो चुनकर के लोग आते थे, इलेक्टेड मेंबर थे, उनमें से 3 और 4 जो मिनिस्टर है उनमें से 3-4 लोगों को मिनिस्टर बनाया जाएगा। जो चुनकर के आएंगे उनमें से 3-4 लोगों को मिनिस्टर बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसमें जो अहम परिवर्तन किए गए, हमने यहाँ उसको दर्शाने की कोशिश की। और ये इसमें 2 परिवर्तन अहम है कि एक तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार हो गया। वो वोट जो लोग डालते थे उनकी जो संख्या वो सीमित थी, यानी कि वो सिर्फ 17,000 लोग ही वोट दे पाते थे क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए और वो कर भी देते हो। और दूसरा जो है कि जो केंद्रीय बजट है उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। और यहाँ पे क्या था कि जब कोई नियम बनेगा तो नियम जो है वो पारित होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी कि विधान परिषद से और राज्य परिषद से। तो ये जो है पारित होते थे जब, तो इनमें मतभेद रहता था। तो मतभेद को दूर करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल असेंबली की ज्वाइंट कमेटी बुलाई जाती थी। और ज्वाइंट कमेटी कह सकते हैं, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाना या ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती थी इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत सरकार अधिनियम में जो द्वैध शासन का भी एक प्रावधान आता है, वो द्वैध शासन का मेन जो परिवर्तन है वो होता है प्रोविंशियल लेवल पर, यानी कि प्रांतीय स्तर पर। तो उसमें क्या है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट।
तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में ये सारे सब्जेक्ट एजुकेशन, हेल्थ और लोकल सेल्फ गवर्नेंस, और रिजर्व सब्जेक्ट में रिवेन्यू है, पुलिस है, फाइनेंस है, जस्टिस। तो रिजर्व सब्जेक्ट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर देखेंगे, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो हस्तांतरित विषय हैं और इसे कहते हैं सुरक्षित विषय। तो हस्तांतरित जो विषय है वो जो है हस्तांतरित विषय है वो उत्तरदायित्व होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति और सेंट्रल लेजिस्लेचर के प्रति। तो क्या आज का जो हमारा टॉपिक था वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बाद हम तुरंत जो है एक इसी से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे कि पैट परीक्षा है और भी अच्छी परीक्षाएं हैं, तो इसके लिए हम एक दूसरा पार्ट और भी बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो इसके लिए इतनी चीज़ों के समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।